Hello class 11 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to continue with chapter mechanical properties of solid. We will go through some important terms and we'll also solve some numericals. We will see what is Poisson's ratio. हम देखेंगे कि what is Poisson's ratio. Then we will see thermal stress. हम लोग देखेंगे, हम लोग समझेंगे और कि किस तरीके से हीट मिलने से कोई सॉलिड में भी इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा होते हैं, है ना, स्ट्रेस पैदा होते हैं, उसके उसमें भी इलोंगेशन होता है, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। किसी भी चीज, किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सपांशन होता है, ये भी एक प्रकार का इलोंगेशन है। जब वो ठंडा होगा तो फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, इसमें भी कोई थर्मल स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। देन वील सी अबाउट द टर्म व्हिच आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास वाज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और हम देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स आर देयर। देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ ने बोला। उसके बाद हमने देखा कि हुक्स लॉ में पहले जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हमें यहां पर S इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन मिला। मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सॉलिड, स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कहलाता था एक कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो डिपेंड करता था उस मटेरियल पे, जिस मटेरियल से वो बॉडी बना हुआ है, इनटू स्ट्रेन, इनटू स्ट्रेन। तो ये जो देखिए, ये स्ट्रेस भी 3 प्रकार के थे, स्ट्रेन भी 3 प्रकार के थे। कौन कौन से प्रकार के? फर्स्ट वाज नॉर्मल स्ट्रेस, सेकंड वाज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड थर्ड वाज shearing stress. So here strain produced because of this stress, or strain produced because of the deforming force, was longitudinal stress, longitudinal strain, volumetric strain and tangent, either you can say shearing strain. So these 3 types of stress, 3 types of strain. So why not 3 types of मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपने पहला समझा था, वो डिपेंड किस प्रकार का फोर्स लग रहा है। पहला फोर्स जो लगता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस पैदा करता है, उसके कारण हम देखें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पहला बनता था यंग्स मॉडुलस, जिसको हम Y से डिनोट करते थे, यंग्स मॉडुलस। फिर उसके बाद जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पड़ रहा है और उसके कारण एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पैदा हो रहा है, तो उस समय जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, उसको हम B से डिनोट करते थे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और फिर लास्ट बचता है शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। तो उसके कारण हम देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमको मिलता है G। चलो ये तो बात हुई, मगर उसके पहले समझते हैं पॉइजन्स रेशियो, थर्मल स्ट्रेस। सो लेट अस सी अबाउट पॉइजन्स रेशियो फर्स्ट। व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? According to the definition, first of all, when deforming force is applied at free end of suspended wire of length L and radius R। हम एक वायर लिए, मान लो ये वायर है, ओके, एक वायर है और इसका लंबाई है L और इसका रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस R है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस पे हमने कौन सा फोर्स लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स। मान लो इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, और इसको ये खींच रहा है, टेंशन दे रहा है। क्या होगा? इसमें इलोंगेशन पैदा होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो लिखते हैं वही, देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय डेल एल। छोटे से लेंथ, छोटा सा एक डिफरेंस आया लेंथ में, डीएल। मगर क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये जब इलोंगेशन होगा तो इसकी थिकनेस में, इसकी रेडियस में कमी आएगी। ये बात सहमत हो इस बात से? अरे भाई देखो, मैंने इसके लेंथ के अक्रॉस इसको खींचा तो ये पतला होगा, इसका रेडियस कम होगा।
हाँ सर, बट इट्स रेडियस डिक्रीजेस बाय डी आर। मान लो वो डी आर रेडियस से कम हो रहा है, तो इसका मतलब दो प्रकार की चीजें पड़ रही हैं यहाँ पे, लेंथ बढ़ रहा है और रेडियस कम हो रहा है एक ही फोर्स से। टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस डिफॉर्मिंग फोर्स। दो प्रकार के स्ट्रेन पैदा हो रहे हैं, दो प्रकार के स्ट्रेन पैदा हो रहे हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो इसकी लंबाई में बढ़ रहा है, इसीलिए वो होगा डेल एल बाय एल। डेल एल बाय एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन कहता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद होगा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल मतलब जो इसके क्रॉस सेक्शन में जो चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, इसीलिए माइनस साइन लगाए। डेल आर बाय आर, डेल आर चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। तो यहां दो प्रकार के स्ट्रेन मिल रहे हैं हमको, और इन दो प्रकार के स्ट्रेन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ में चेंज हो रहा है, लेटरल स्ट्रेन जो उसके क्रॉस सेक्शन में चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है उसका। इन दोनों के रेशियो को, मतलब इन दोनों को हम जब डिवाइड करें, मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, इसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, याद रहेगा। सो व्हाट विल बी पॉइजन्स रेशियो? पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल एल बाय एल। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? माइनस ऑफ डेल आर बाय आर। माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि रेडियस में कमी आ रही है, रेडियस कमी आ रही है, लेंथ बढ़ रहा है। So what will be the SI unit of Poisson's ratio? Unitless, ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन, unitless it will be what could be the formula of it? minus del r by r upon del l by l। ये रही बात समझने की, इसको समझ ध्यान में रखना। Although it is not given in your syllabus, but it is important in terms of competitive exams also. So after that, after understanding Poisson's ratio, let us move to the next topic, which is thermal stress. As I have already told, when a rod is rigidly fixed at its two end and its temperature is changed, मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे what we are going to do? See, हमने ये एक रॉड लिया है और उसको दोनों तरफ से रिजिडली फिक्स कर दिए हमने। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसकी टेम्परेचर को हम बढ़ाए जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। मान लो पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 35 हो गया, फिर 45 हो गया, इसके टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से ये एक्सपांड होगा, यानी इसकी लंबाई में बढ़ोतरी आएगी, इसका इलांगेशन होगा। और जब उसको हम लोग इसकी लेंथ जब बढ़ेगी, देखो इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ये दीवार, ये जो फिक्स रिजिड सपोर्ट जो मिले उसको धकेलने की कोशिश करेगा, मगर वो रिजिड है, वो हटने नहीं वाले, तो ये क्या होगा? अंदर में इसके स्ट्रेस डेवलप होगा, डिफॉर्म हो रहा है इसलिए इसके खिलाफ स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो क्या करना चाहेगा? इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहेगा। क्या ये ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएंगे? हाँ, अगर इसको फिर वापस टेम्परेचर इसका डाउन हो तो ये ओरिजिनल पोजीशन में वापस भी आ जाएंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, याद रखना, विद इन इलास्टिक लिमिट। इसीलिए दैट्स व्हाई वी राइट अबाउट इट। देन अ थर्मल स्ट्रेस इज सेट अप इन द रॉड। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक प्रकार का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल स्ट्रेस। व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस? बिकॉज इट इज हैपनिंग विद द change in temperature by providing heat to it. That's why it is called thermal stress. So what could be thermal stress? Thermal stress is equal to force upon area. Stress हमेशा force upon area होता है, ध्यान रखने वाली बात। मगर यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस भी है, इसलिए एक और चीज लिखते हैं हम, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू अल्फा इंटू डेल थीटा। क्या है ये y हम ऑलरेडी जानते हैं, यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अल्फा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ रॉड, एक कांस्टेंट होता है, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कितना एक्सपांड कर सकता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर, कितना वो वापस सिकुड़ सकता है टेम्परेचर कम करने पर, ये उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो एक और कांस्टेंट आ गया अल्फा, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द रॉड। इसकी हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू रहती है। और यहाँ पे जो डेल थीटा मिला हमें, वो कहलाता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रॉड।
चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रॉड, कितना टेम्परेचर में चेंज आया। तो हमारा थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया तो होता ही है, साथ में y इंटू अल्फा इंटू डेल टी, डेल थीटा। y यंग्स मॉडुलस, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और डेल थीटा है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रॉड। So this was about thermal stress. This is also not in your syllabus of 11th class, but we have to go through to understand it because it is a part of mechanical property of solids. So here we have understood about thermal stress also. Now we'll move to the next topic, modulus of rigidity. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझने के लिए आप ये समझ जाइए सीधा रिलेट करते हुए कि 3 प्रकार के स्ट्रेस थे, उसके कारण 3 प्रकार के स्ट्रेन पैदा हुए। डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा था, जो फोर्स लग रहा था वो किस प्रकार का है, उससे हमें पता चलता है कि कैसा स्ट्रेस पैदा हो रहा है, और उसी प्रकार से उसमें स्ट्रेन भी पैदा हो रहा है। मान लो फोर्स नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा हो रहा है, उसमें लंबाई में बढ़ोतरी आ रही है, हाइट में बढ़ोतरी आ रही है, कम हो रहा है या जो हो रहा है। और अगर सारे तरफ से वॉल्यूम में ही पूरा डिफॉर्मिंग फोर्स लगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पैदा होगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होगा। तो पहले वाले केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो यंग्स मॉडुलस कहलाया था, दूसरे वाले केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस कहलाया था। और अब हम लोग बात करेंगे शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन की, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बनता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन। मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा और शियरिंग स्ट्रेन होगा, या तो सीधा बोल लो शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। रेशियो को हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विदिन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, उससे उसके हद तक, जिस हद तक वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लौट सके। इसको हम G से डिनोट करते हैं, तो G इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। हमने एक फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पर, किस प्रकार का फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, जो उसको क्या कर रहा है, ट्विस्ट करके मोड़ रहा है किसी एंगल से, थीटा एंगल। ये थीटा क्या होगा, डेल एल बाय एल के बराबर होगा, छोटा सा एंगल है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले ही बात कर चुके हैं इसके। तो डेल एल बाय एल, थीटा इज इक्वल टू डेल एल बाय एल। अब देखिए शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पे थीटा हो रहा था, उसको डेल एल बाय एल लिख दिया। शेयरिंग स्ट्रेस हो रहा था फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बिल्कुल सेम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रहेगी वाली बात, ये भी आपके सिलेबस में नहीं लिया गया है, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेट अस सी सम न्यूमेरिकल। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 into 10 to the power -5 meter square stretched by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area 4.0 into 10 to the power -5 meter square under a given load, what is the ratio of Young's modulus of steel and that of copper। मतलब दो मटेरियल लिया है, एक कॉपर लिया है, दो मटेरियल लिया है, ठीक, दो मटेरियल लिया है, दो मटेरियल है वायर के, ठीक है, एक है कॉपर और दूसरा है स्टील, ठीक, ये है स्टील, ये है कॉपर। अब देखो इन दोनों पर बराबर फोर्स लग रहा है, इन दोनों पर बराबर फोर्स लग रहा है, और इन दोनों पर स्ट्रेच, मतलब इन दोनों जो सेम अमाउंट पर इलोंगेट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इनका यंग्स मॉडुलस क्या क्या है, स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या है और कॉपर का क्या है। ध्यान रखने वाली बात, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। दिया हुआ है स्टील रॉड का लेंथ है, वायर का लेंथ है 4.7 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे चुका है इसमें 3.0 into 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर, सब ऐसा यूनिट में है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर दिया हुआ है 3.5 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.0 into 10 to the power -5 मीटर स्क्वायर, ठीक। और रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस पूछता है दोनों मटेरियल का, YS अपॉन YC, ये लिखना है हमें, ये पता करना है, बहुत आसान है, फॉर्मूले से चिपक कर रहेंगे पता चल जाएगा, बस एक दिमाग यहां लगाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन लेंथ दोनों का बराबर है, मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों पर
बराबर अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के देख रहे हैं और दोनों पर इलोंगेशन भी सेम लिए, जितना भी हो रहा होगा। मतलब स्टील रॉड जब हम ले रहे थे तो उसमें उस पे जो फोर्स लगा वो सेम अमाउंट फोर्स लगा है जितना कॉपर रॉड पे लगा गया, और इन दोनों में इलोंगेशन भी सेम हुआ। तो डेल एल एस मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू डेल एल सी यानी चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू डेल एल ही लेंगे, क्योंकि यहां क्वेश्चन में पूछा है, बता ही दिया है भाई, सेम अमाउंट स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट मतलब एलोंगेशन दोनों का सेम है, एलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ दोनों का सेम है। ठीक, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बोथ वायर, मान लेते हैं वो एफ फोर्स है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो अंडर अ गिवन लोड, अंडर अ गिवन लोड, मान लो जो भी वो लोड है दोनों पर उतना ही लोड लगाया, वो दोनों पर लोड का मतलब यहाँ पे फोर्स पे है ना, लोड का मतलब फोर्स है। ठीक, तो हम लोग को ये F पता चल गया, मान लेते हैं हम F फोर्स लग रहा है दोनों पर और डेल एल हो रहा है एलोंगेशन दोनों में, दोनों कौन कौन, स्टील एंड कॉपर। तो सबसे पहले तो स्टील की बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर क्या होता है, YS। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो YS इज इक्वल टू स्ट्रेस F अपॉन AS, स्ट्रेस हुआ ना F अपॉन AS, और स्ट्रेन क्या हुआ डेल एल बाय एल, तो डेल एल बाय एल एस, तो एल एस ऊपर चले जाएगा, ए एस नीचे आ जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली बात हो रही। फोर्स इंटू एल एस, एफ इंटू एल एस अपॉन डेल एल इंटू ए एस। तो फोर्स की वैल्यू नहीं मालूम, डेल एल की वैल्यू नहीं मालूम, एल एस तो मालूम है, ए एस तो मालूम है, वैल्यू रख देते हैं 4.7 और 3 इंटू 10⁻⁻⁵। इक्वेशन 1 दे देते हैं, आगे देखते हैं कुछ होगा। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर देखते हैं। तो यंग्स मॉडुलस फिर से स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि एफ अपॉन ए सी, ए सी का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर, डेल एल अपॉन एल सी, एल सी मतलब लेंथ ऑफ कॉपर वायर। डेल एल सेम है, इसमें चेंज इन लेंथ दोनों में सेम है, तो एफ इंटू एल सी अपॉन डेल एल इंटू ए सी, वैल्यू रख देते हैं। एफ की नहीं मालूम हमको वैल्यू, डेल एल की नहीं मालूम, मगर एल सी की वैल्यू मालूम है 3.5 क्वेश्चन में दी हुई है, और ए सी यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर 4 इंटू 10⁻⁵। इक्वेशन 2 दे देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, YS अपॉन YC मिल जाएगा। देखो F और डेल एल, F और डेल एल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4.7 अपॉन 3 अपॉन होल अपॉन 3.4 3.5 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.57 अपॉन 0.87, और ये मिलेगा हमको सॉल्व करने पर 1.8। ये रेशियो है दोनों के यंग्स मॉडुलस का, मतलब हमको पता चलेगा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ज्यादा होता है कॉपर के कंपैरिजन में। देखो 1 से ज्यादा आ रहा है ना, ज्यादा होता है, तो हमारा आंसर होगा रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर इज 1.8:1, है ना। देखो डिनोमिनेटर में तो 1 ही होगा, 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो रेशियो बताने के लिए कैसे बताएंगे 1.8:1 बनेगी बात। समझ में आया न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल बनेंगे। some more numericals are given in NCERT book as well as in the examples of it. Try to solve this question, those question. One more question is given and very interesting kind of question is given. This question asks, two wires of diameter 0.25 centimeter, one of steel and other made of brass, brass एक alloy होता है, are loaded as shown in the figure। एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें कैसा फोर्स लग रहा है, किस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट है दिया हुआ है। दोनों वायर देखो, यहाँ पे जो ये हरा वायर है, ग्रीन कलर का वायर है, वो स्टील का हुआ, रेड वाला जो वायर है वो ब्रास का हुआ, दोनों का लेंथ भी दिया हुआ है। बोलता है द अनलोडेड लेंथ, मतलब जो सिंपल वायर का लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर का स्टील वायर है और 1 मीटर का ब्रास वायर है, देखो दिया हुआ है, दैट ऑफ ब्रास इज 1 मीटर। कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। बोलता है कि दोनों वायर्स के चेंज इन लेंथ बताइए। अब सोचो इसको, सिंपल सोचो आप, एक स्टील वायर है, उसमें कुछ उसके बाद कुछ आपने भार रखा हुआ है 4 kg का, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया है 4 kg का भार रखा हुआ है, उसके बाद ब्रास का वायर है और उसके नीचे 6 kg का वायर है। तो इस दोनों वायर्स
से कुछ लोड कनेक्टेड है, कुछ भार इससे, कुछ वेट इससे कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रेच होंगे, एलोंगेट होंगे, इनकी लंबाई में कुछ चेंज आएगा, लेंथ में कुछ चेंज आएगा। हाँ, और आखिरी में यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है स्टील का 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ब्रास का यंग्स मॉडुलस 0.91 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सोचो इनकी जो लंबाई बढ़ रही है वो किस प्रकार का स्ट्रेन पैदा कर रही है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यस सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसमें जो डेवलप हो रहा है स्ट्रेस, वो कौन सा स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस है। अरे लंबाई में ही, हाँ, परपेंडिकुलर नॉर्मल। ठीक, तो इसका मतलब गिवन हम लोग लिख लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है दोनों वायर का, रेडियस ऑफ स्टील वायर भी 25 सेंटीमीटर है। सॉरी, डायमीटर दिया हुआ था, देखिए डायमीटर, 2 वायर्स ऑफ डायमीटर है ना, हमको रेडियस पता करना है, क्यों वायर अभी समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ स्टील वायर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर का आधा 12.5 सेंटीमीटर, मगर हमको सेंटीमीटर नहीं मीटर में चाहिए, तो 0.125 सॉरी, हमारा यहां पे आंसर क्या होगा? यस, इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन डायमीटर इज 0.25 सेंटीमीटर, तो उसका आधा क्या हुआ? 0.125 सेंटीमीटर, मगर हमको मीटर में चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻⁻2 या डिवाइड कर दो 100 से, बात वही होगी। तो स्टील वायर का भी वही है रेडियस, और ब्रास वायर का भी वही है रेडियस। रेडियस ऑफ ब्रास वायर भी 0.125 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। हाँ, और गिवन में दिया हुआ है कितना लेंथ का है, तो स्टील वायर है 1.5 मीटर का और ब्रास वायर है 1.0 मीटर का। और पता क्या करना है? चेंज इन लेंथ डेल एल एस क्वेश्चन मार्क, डेल एल बी क्वेश्चन मार्क, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील डेल एल एस, चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास डेल एल बी क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए, यंग्स मॉडुलस। देखो यही वाला फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स सेम लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है, सॉरी दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस भी दोनों का सेम है, फोर्स अलग अलग लगेगा। देखें तो फोर्स की बात करते हैं, एरिया की पहले बात करते हैं। एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखो वायर है तो सिलेंड्रिकल होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई इंटू आर एस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्टील वायर मतलब 0.125 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, कैलकुलेट करेंगे 4.91 इंटू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर आएगा। करके देखिएगा। अरे 22/7 ले लेना और इसको स्क्वायर करना, इसका 10⁻⁻2 बन जाएगा, 10⁻⁴ बन जाएगा, 4.91 इंटू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा वाई एस, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसमें से स्ट्रेस होगा एफ एस अपॉन ए एस, यानी कि फोर्स ऑन स्टील वायर अपॉन एरिया ऑफ स्टील वायर अपॉन स्ट्रेन, जो कि होगा डेल एल एस अपॉन एल एस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्टील वायर का। अब फोर्स की बात करते हैं, देखते हैं स्टील वायर में कितना फोर्स लगेगा। तो स्टील वायर ना ऊपर वाला है, तो देखो ये स्टील वायर से कनेक्टेड है 4 किलो का वजन भी, और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है 6 किलो का वजन भी। मतलब ये जो स्टील वायर है वो दोनों वजन को सह रहा है, दोनों भार को सह रहा है, 4 kg और 10 kg दोनों को। इसका मतलब फोर्स जो होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों के मास को जोड़ दो, 4 + 6 इंटू जी, यानी 10 इंटू 9.8। अरे जी की वैल्यू 9.8, तो 10 इंटू 9.8 हो गया 98 न्यूटन। इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है स्टील वायर में। हमको सब पता है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं पता है, डेल एल एस। देखो वाई एस की वैल्यू दी हुई है, फोर्स अभी निकाल लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, ये लेंथ भी पता है। तो ऐसा करते हैं, ये डेल एल एस बाय एल एस जो है ना, डेल एल एस बाय एल एस, उसको इधर ले आते हैं और वाई एस को इधर ले जाते हैं। तो डेल एल बाय एल एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन ए एस इंटू वाई एस हो गया। सब स्टील की बात हो रही है, वैल्यू रख देते हैं 98 अपॉन 4.91 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻11। देखो वाई एस की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11, ए एस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू रख दी, लेंथ 1.5 दिया था। सॉल्व करेंगे तो डेल एल एस हमको मिलेगा 98। देखो 1.5 को इधर ले जाता हूं, 98 इंटू 1.5 और नीचे 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा नीचे डिनोमिनेटर को 9.82 इंटू 10⁻5। देखो 10⁻11 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻6 क्या होगा? ऐड हो जाएगा
-6 + 11 5, ये 10⁵ ऊपर जाएगा तो ये आखिरी मिलेगा 1.497 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का इलोंगेशन। चेंज इन लेंथ इतना कम होगा, इतना कम है, देखो बहुत कम है, मीटर में आ रहा है ना, मिलीमीटर में थोड़ा सा दिखेगा हमें। सो दिस इज चेंज इन लेंथ, लगभग 1.497 इंटू 10⁻⁻4 मीटर के। अब ब्रास की बात करते हैं, दोनों निकालना है, ब्रास की बात करते हैं तो सेम एरिया तो सेम होगा दोनों का क्योंकि रेडियस भी सेम है, तो 4.91 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है ब्रास वायर में, देखो ब्रास वायर का डायग्राम में देखते हैं, ये नीचे वाला है हमारा ब्रास वायर, तो देखो नीचे वाला जो ब्रास वायर है उसके नीचे देखो वजन उसके नीचे रहेगा तभी तो उसको इलांगेट उसमें वो फोर्स लगाएगा, ऊपर वाला कहां से फोर्स लगाने वाला है, ऊपर वाला कोई ऑब्जेक्ट जो उसका वजन 4 kg का है उस पर फोर्स नहीं लगाया, मतलब ये जो रेड कलर का ब्रास वायर उसमें जो फोर्स लगा रहा है उसका मास 6 kg होना है, बस 6 kg। इसका मतलब फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, फोर्स हो रहा है फोर्स ऑन द ब्रास वायर इज इक्वल टू FB, मतलब फोर्स ऑन ब्रास वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 9.8, अरे M इंटू जी, मास हुआ 6, 9.8 जी की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 58.8 न्यूटन मिलेगा। अब हमारा सेम फॉर्मूला बस ब्रास के लिए क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, FB अपॉन AB, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन, डेल L बाय L, डेल LB ब्रास के लिए LB यानी लेंथ ऑफ ब्रास वायर। इसमें से डेल L बस नहीं पता है तो ये डेल L बाय L जो है ब्रास का उसको इधर ले आते हैं और Y को इधर ले आते हैं, सब की वैल्यू रखते हैं 58.8, और देखो लेंथ में डेल L की वैल्यू बस नहीं मालूम, लेंथ पता है 1 है उसका, 1 मीटर है, देखना 1 मीटर लिखे थे वहां। एरिया है 4.91 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अब देखो ब्रास का ना वैल्यू दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास 0.91 इंटू 10⁻11, स्टील से कम होता है, वैल्यू रखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.47 इंटू 10⁻5 आएगा, ये नीचे का 1 है चले गया, 58.8 रह गया, डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 13.15 इंटू 10⁻⁻5, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं अपनी स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, एक नंबर के बाद डेसिमल, 1.315 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये हमें इलोंगेशन मिल रहा है ब्रास का वायर का। आंसर लिखोगे आखिरी में, इलोंगेशन इन स्टील वायर डेल LS हमने निकाला 1.497 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, और इलोंगेशन इन ब्रास वायर मिल रहा है डेल LB जो कि है 1.315 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सम मोर क्वेश्चंस आर गिवन इन NCERT, ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस आल्सो, रेफरेंस बुक से भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, make it concrete, understand the concept, and numerical solving will sink this concept in your mind. This is it for today. Keep studying. Have a nice day.